हेलो गाइस, ये हमारी वीडियो का जो फेडरल सिस्टम था उसका सेकंड पार्ट है। वीडियो बीच में ही हमारी गलती से बंद हो गई थी, इस वजह से मुझे ये चैप्टर 2 पार्ट में लाना पड़ रहा है। तो मैं सेकंड पार्ट की शुरुआत करती हूँ जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था, सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिटरी सिस्टम है, ये किस तरीके से है। तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। यहाँ पर ऐसा नहीं है लाइक अमेरिका कि आपको दो राज्यों की, मतलब एक देश की और एक राज्य की नागरिकता मिलेगी, जैसे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया में होता है। इंडिया में एक ही है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। फिर आप देखोगे इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यहाँ पर जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो इंटीग्रेटेड है, मतलब एक स्ट्रक्चर में है। जैसे कि लेट मी ड्रॉ फॉर यू, एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, नीचे से ऊपर जा रहे हो आप। ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो हमारे जुडिशरी में हर, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, उन सबको फॉलो करना पड़ता है। हमारी जो हाईएस्ट जुडिशरी है उसका ऑर्डर। साथ ही आपको जुडिशरी में नीचे से ऊपर जाना होता है, एक हायरार्की है। हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, आपको इसी तरीके से फॉलो करना होगा उसको। इसके अलावा हम देख सकते हैं एक यूनिटरी फॉर्म किस तरीके से देखने को मिलता है इंडिया। तो हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज है। आप नोटिस करोगे अमेरिका में भी होती है सिविल सर्विस, मतलब अमेरिका में सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट की अलग होती है। इंडिया में भी सेंटर की अपनी है, स्टेट की अपनी है। साथ ही इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज भी है, जो पूरे भारत के लिए कॉमन है, स्टेट के लिए भी, सेंटर के लिए भी। इसमें जो होता है, लेकिन काम ज़्यादा सेंटर का देखने को मिलता है। सेंटर ही इनकी अपॉइंटमेंट करता है, सेंटर ही इनको ट्रेनिंग देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इन पे कंट्रोल भी किया जाता है। इस वजह से स्टेट कहते हैं कि ये तो वायलेशन है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल का। ठीक है, फिर आप देखोगे इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। हमारे यहाँ पे कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो ऑडिटिंग करता है सेंटर की भी, स्टेट की भी। मतलब दोनों की ऑडिटिंग यही एक एजेंसी कर रही है। इस वजह से स्टेट कहते हैं कि इनमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हमारी तो फाइनेंशियली ऑटोनॉमी ही नहीं है। क्योंकि जो कैग है उसको हटाने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के पास है, वो भी बिना स्टेट के कंसर्न के। इस वजह से स्टेट इस पर भी क्वेश्चन उठाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे मैंने जैसे आपको पहले पॉइंट बताया था कि स्टेट लिस्ट में स्टेट के इंटरेस्ट की बात की जाती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के अपने मुद्दों के ऊपर कानून बनाने की पावर होती है स्टेट को। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के पास उसमें भी पावर आ जाती है अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। इससे क्या होगा, घर बैठे बैठे आराम से ही पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। ओके, सॉरी, एक सेकेंड। फिर इसके बाद हमने देखा अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो हमारा प्रेसिडेंट करता है, हमारी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करती है गवर्नर का। इस तरीके से आप देख सकते हो गवर्नर जो है, जो स्टेट के अंदर बैठेगा, वो बंदा सेंटर का एजेंट है, सेंटर के इशारों पे चलता है, सेंटर के अकॉर्डिंग बनता है, सेंटर के अकॉर्डिंग हटाया जा सकता है। क्योंकि उसका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के आधार पे ही उसको हटाने का भी प्रोविज़न रखा गया। तो मतलब सेंटर का एक एजेंट है जो स्टेट में काम कर रहा है। वहीं अमेरिका में ऐसी पोस्ट जो है उसको आप इलेक्टेड करते हो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप अपॉइंटेड हो रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। हमारे यहाँ पे सेंटर के इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन दोनों से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कराता है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, उसको हटाने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। यहाँ पर भी स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर भी क्वेश्चन उठाया जाता है कि ये कैसा फेडरेशन है। इंडिया के अंदर हमारे यहाँ सेंटर को ज़्यादा ही पावर दी गई है, जबकि अमेरिका में सेंटर स्टेट दोनों के लिए अपनी अलग मशीनरी है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। इसके बाद आप देखोगे वीटो ओवर स्टेट बिल्स। जो हमारा प्रेसिडेंट है, मतलब जो स्टेट में गवर्नर है, वो चाहे तो किसी भी बिल को स्टेट के रोक सकता है और उसको प्रेसिडेंट को दे सकता है। प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो है कि वो हमेशा के लिए उसको रोक देगा, उस बिल को। इसका मतलब आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे सेंटर के पास कितना ज़्यादा पावर है कि वो स्टेट के मामलों में भी कुछ भी कर सकता है। तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर रखी गई है कंपैरिजन टू स्टेट। मतलब हमारा फेडरेशन को इसीलिए कहा गया है कि हमारे यहाँ सेंटर को ज़्यादा रखा गया है।
इसके बाद आप इवेल्युएट कर सकते हो भारत के फेडरल सिस्टम को सबके व्यूज़ पढ़ के। इसमें आप देख सकते हो हर किसी का एक कोट दे रखा है कि किसने क्या कहा है। जैसे के वेरे हैं, उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के फेडरल सिस्टम को बोला कि इंडिया तो क्वासी फेडरल है। देखिए के वेरे हैं, उन्होंने इंडिया का फेडरल सिस्टम क्वासी फेडरल का है। फिर आप आगे देख सकते हो पॉल एप्पलबी ये रहे। पॉल एप्पलबी जो थे, उनका कोट ये दे रखा है कि उन्होंने बोला था इंडिया एक्सट्रीमली फेडरल है। इसके बाद आप आगे देख सकते हो मॉरिस जोन्स को। मॉरिस जोन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है इंडिया को। वहीं आइवर जेनिंग्स जो है, उन्होंने इंडिया को फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा है। इसके बाद आप ग्रेनविल ऑस्टिन को देखोगे और एलेक्जेंड्रो विक्स जो है, उन्होंने इंडिया के लिए बोला है इंडिया सुई जेनरिस है। सुई जेनरिस का मतलब है अपने आप में यूनिक फीचर है, इंडिया का अपना ही अलग यूनिक कैरेक्टर है फेडरेशन का। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जिसमें दोनों साथ में चलते हैं। ये इंडिया की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया एक अनोखा फेडरलिज्म है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा किस तरीके से हमने इसको पूरा कवर करा है पूरे चैप्टर को। लास्ट पेज पे अम्बेडकर जी के व्यूज़ दे रखे कि ऐसा नहीं है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा पावर दिया है, ना कि सेंटर को या स्टेट को। हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे सारा प्रेशर डाला है, तो उनका एक वो केस है। फिर उसके बाद बोम्मई केस का एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें बोल रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है, ना कि हम कम फेडरल हैं या फिर हमने फेडरलिज़म को नहीं अपनाया, ऐसा नहीं है, हमने फेडरलिज़म अपनाया है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो फेडरलिज़म की निशानियाँ इस तरीके से कि इंडिया में कर्नाटक महाराष्ट्र में बेलगांव के एरिया को लेकर डिस्प्यूट है। स्टेट्स के बीच में आपस में रिवर को लेकर डिस्प्यूट्स है। स्टेट्स में न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स का डिस्प्यूट है। न्यू रीजनल एस्पिरेशन का इंटरेस्ट को लेकर है। डेवलपमेंट के लिए फंडिंग के लिए इशू है। मतलब स्टेट्स के आपस में अपने इश्यूज़ हैं, स्टेट्स के आपस में सेंटर से इश्यूज़ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेट में स्टेट दबी हुई है, यहाँ पे फेडरलिज़म नहीं है, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसके आगे हमें ये बता रखा है। ठीक है, आई होप मैंने पूरा चैप्टर बेसिक से ही कवर कराया होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ाने में कोई कमी छोड़ी है तो आप अपना गोल्डन सजेशन मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। और अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा था तो प्लीज़ एक क्रेडिट भी दे ताकि मैं और ऐसे लेसन्स लेकर आऊँ यूपीएससी के कंटेंट के लिए। बाकी थैंक यू सो मच। ये यूजीसी नेट और यूपीएससी दोनों के लिए हेल्पफुल है और मैं कोशिश करूँगी हिस्ट्री ज्योग्राफी हर किसी टॉपिक पे ऐसी क्लासेस ला पाऊँ। ठीक है, और आप यूपीएससी कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही यूजीसी नेट हिंदी के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ज़रूर फॉलो करें। और पेपर 1 के लिए तो कोई भी स्टूडेंट इसको ज़रूर फॉलो करे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो सब इसको फॉलो करें। आप हमारी पीडीएफ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस हमारे खुद के लिंक पे। बाकी थैंक यू सो मच। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।